नमस्कार। लॉ स्कूल के क्लासरूम में अक्सर कानून की धाराओं और केस लॉ पर बात होती है। लेकिन आज हम कानून की एक ऐसी गली में चल रहे हैं जहां कानून, मनोविज्ञान और इंसानियत का एक बहुत ही नाजुक चौराहा है। सोचिए, एक व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, लेकिन जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो वो शून्य में देख रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। और और ऐसा लगता है मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो वहां क्यों है। वो अपना बचाव करने में पूरी तरह असमर्थ है। ऐसे में न्याय का पहिया क्या रुक जाता है या फिर वो किसी और दिशा में मुड़ जाता है? ये सवाल भारतीय न्याय प्रणाली के दिल में उतरता है और इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 27 में। आज हम सिर्फ धाराओं को पढ़ने नहीं वाले, बल्कि हम उस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे जो इन कानूनों के पीछे है। यह अध्याय सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये न्याय, चिकित्सा विज्ञान और मानव अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति की वजह से न्याय से वंचित ना किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए इस कानूनी प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक काल्पनिक केस को साथ लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश, जिस पर चोरी का आरोप है, लेकिन कोर्ट में उसका व्यवहार बहुत अजीब है। तो रमेश के मामले में अदालत का पहला कदम क्या होगा? यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है और कानून बहुत स्पष्ट है। चाहे मामला जांच के स्तर पे हो या ट्रायल शुरू हो चुका हो, जैसे ही मजिस्ट्रेट या न्यायालय को रमेश के मानसिक स्वास्थ्य पर शक होता है, सबसे पहला कदम है मेडिकल जांच। अदालत तुरंत जिले के सिविल सर्जन या किसी अन्य मेडिकल अफसर को रमेश की जांच करने का आदेश देगी। और ये अफसर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं देता, बल्कि अदालत में एक गवाह के तौर पर पेश होकर अपना बयान भी दर्ज कराता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक पुख्ता सबूत की प्रक्रिया है। और अगर इस पहली जांच में लगता है कि रमेश वाकई मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है, तब क्या होता है? तब मामला विशेषज्ञों के पास जाता है। सिविल सर्जन रमेश को किसी सरकारी अस्पताल के मनोचिकित्सक यानी साइकाइट्रिस्ट, हाँ, या नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आगे के मूल्यांकन और देखभाल के लिए भेजेगा। यही विशेषज्ञ गहराई से जांच करके अदालत को अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे कि रमेश को मानसिक अस्वस्थता है या बौद्धिक अक्षमता। आपने दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, मानसिक अस्वस्थता और बौद्धिक अक्षमता। आमतौर पर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। कानूनी नजरिए से इनमें क्या फर्क है और ये फर्क क्यों जरूरी है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मानसिक अस्वस्थता मतलब मेंटल इलनेस एक ऐसी स्थिति है जो इलाज से ठीक हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया। व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति अस्थायी रूप से प्रभावित होती है। वहीं बौद्धिक अक्षमता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक एक स्थायी स्थिति है जो व्यक्ति के बौद्धिक कामकाज को सीमित करती है। कानून इन दोनों में इसलिए फर्क करता है क्योंकि दोनों के परिणाम अलग हैं। मानसिक अस्वस्थता के मामले में कार्रवाई को इलाज तक रोका जा सकता है, लेकिन अगर किसी में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है और वो अपना बचाव कभी नहीं कर सकता, तो उस पर मुकदमा चलाना ही व्यर्थ और अन्यायपूर्ण होगा। समझ गया। तो मान लीजिए विशेषज्ञ की रिपोर्ट आती है कि रमेश मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन रमेश या उसके परिवार वाले इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं। क्या उनके पास कोई विकल्प है? बिल्कुल है, और यहीं पर कानून का एक बहुत जरूरी चेक इन बैलेंस नजर आता है। कानून ये मानता है कि किसी व्यक्ति की आजादी सिर्फ एक डॉक्टर की राय पर निर्भर नहीं कर सकती। इसलिए रमेश को यह अधिकार है कि वो इस रिपोर्ट को एक मेडिकल बोर्ड के सामने चुनौती दे सके। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि कानून चिकित्सा पर भी एक कानूनी जांच बिठाता है ताकि कोई गलती न हो। ठीक है, तो मेडिकल जांच होगी और ये तय हो गया कि रमेश वाकई अपना बचाव करने में असमर्थ है। अब क्या क्या केस को बस अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया जाएगा? नहीं, यहीं पर कानून का एक बहुत ही समझदारी भरा कदम आता है। कार्यवाही को रोकने से पहले मजिस्ट्रेट एक और महत्वपूर्ण चीज की जांच करता है। क्या रमेश के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला बनता भी है या नहीं, जिसे हम प्राइमा फेसी केस कहते हैं। मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के सबूतों को देखेगा। ऐसे क्यों? जब वो अपना बचाव नहीं कर सकता, तो फिर सबूतों की जांच क्यों?
सोचिए अगर रमेश पर झूठा आरोप लगा हो और उसके खिलाफ कोई सबूत ही ना हो, अगर हम सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति देखकर कार्रवाई स्थगित कर दें, तो वो बेचारा कानूनी उलझन में मतलब हमेशा के लिए फंसा रह जाएगा। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को बेवजह कानूनी प्रक्रिया में न घसीटा जाए। अगर पहली नजर में कोई मामला ही नहीं बनता तो रमेश को तुरंत आरोप मुक्त डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसका मानसिक इलाज तो चलेगा, लेकिन उस पर से केस का बोझ हट जाएगा। ये तो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। और अगर सबूतों के आधार पर मामला बनता दिखाई दे रहा हो? अगर मामला बनता है तो कार्यवाही को इलाज के लिए जरूरी समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और जैसा हमने पहले बात की, अगर रमेश में मानसिक अस्वस्थता के बजाय गंभीर बौद्धिक अक्षमता पाई जाती तो जांच बंद कर दी जाती या मुकदमा ही नहीं चलाया जाता। तो जब कार्यवाही रोक दी गई है, इस दौरान रमेश के साथ क्या होता है? उसे कहाँ रखा जाता है? क्या उसे जेल भेज दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून यहाँ सजा देने के बजाय देखभाल पर जोर देता है। प्राथमिकता हमेशा रिहाई की होती है। रमेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाएगा, चाहे उसका अपराध जमानती हो या गैर जमानती। शर्त बस इतनी है कि उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार ये वचन दे कि वो रमेश का नियमित इलाज करवाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वो खुद को या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचाए। और अगर कोई ऐसा रिश्तेदार ना हो या अदालत को लगे कि रमेश को खुला छोड़ना खतरनाक हो सकता है, उस स्थिति में अगर जमानत नहीं दी जा सकती तो रमेश को जेल नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां नियमित मनोरोग उपचार की सुविधा हो। और यहाँ भी एक और कानूनी सुरक्षा है। उसे किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेजने का आदेश मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत ही दिया जा सकता है, ताकि उसके मानवाधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इलाज के बाद रमेश ठीक हो जाता है और अपना बचाव करने में सक्षम है। अब क्या मुकदमा वहीं से शुरू होता है जहां रुका था? हाँ, जैसे ही संबंधित मेडिकल अफसर या संस्थान ये प्रमाण पत्र देते हैं कि रमेश अब अपना बचाव करने में सक्षम है, तो उसे वापस अदालत में लाया जाता है। अदालत एक बार फिर खुद मूल्यांकन करती है कि क्या वो वाकई सक्षम है। अगर हाँ, तो मुकदमा वहीं से आगे बढ़ता है जहां उसे रोका गया था। अगर अदालत को लगता है कि वो अभी भी असक्षम है, तो वही मेडिकल जांच की प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये तो हुई उस स्थिति की बात जब कोई मुकदमे के दौरान बीमार हो। लेकिन अब उस स्थिति पर आते हैं जो अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है और जिसे लेकर बहुत भ्रम भी है। मान लीजिए रमेश मुकदमे के समय तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका दावा है कि जिस वक्त उसने चोरी की थी उस वक्त वो मानसिक रूप से इतना बीमार था कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इसे कानून कैसे देखता है? हाँ, ये कानून का एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल पहलू है, जिसे इंसैनिटी डिफेंस भी कहते हैं। कानून ये कहता है कि किसी व्यक्ति को सजा तभी दी जा सकती है जब उसने अपराध दोषपूर्ण मन यानी मेंस रेया से किया हो, मतलब उसे अपने किए के अंजाम का पता हो। अगर अपराध के समय व्यक्ति अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण ये समझने में ही असमर्थ था कि वो जो कर रहा है वो क्या है, या ये कि वो गलत या कानून के खिलाफ है, तो उसे कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गया। अगर कोर्ट को शुरुआती तौर पर लगता है कि अपराध के समय रमेश बीमार था, तो मुकदमा आगे क्यों बढ़ता है? उसे सीधे बरी क्यों नहीं कर देते? क्योंकि ये तय करना अदालत का काम है और ये फैसला सबूतों के आधार पर होता है। अभियोजन पक्ष ये साबित करने की कोशिश करेगा कि रमेश उस वक्त ठीक था, जबकि बचाव पक्ष उसकी मानसिक अस्वस्थता के सबूत पेश करेगा। इसलिए पूरा मुकदमा चलता है और ये साबित करने का बोझ कि वो अपराध के समय अस्वस्थ था, वो बचाव पक्ष पर होता है। और ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा। कोई कैसे साबित कर सकता है कि महीनों या साल भर पहले किसी की मानसिक स्थिति क्या थी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। अदालत सिर्फ आरोपी के कहने पर विश्वास नहीं करती। इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री, अपराध से पहले और बाद का व्यवहार, चश्मदीदों के बयान और विशेषज्ञों की राय, इन सब चीजों को देखा जाता है। अब मान लीजिए मुकदमा पूरा होता है और अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि रमेश ने चोरी तो की थी, लेकिन उस वक्त वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। तो उसे बरी कर दिया जाएगा? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े लेकिन के साथ। अदालत उसे बरी तो करेगी, लेकिन फैसले में ये साफ साफ लिखा जाएगा कि रमेश को मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बरी किया जाता है और ये पाया गया है कि उसने ये कृत्य किया था। रुकिए,
ये तो विरोधाभासी लगता है। उसे बरी भी कर दिया और ये भी कह दिया कि अपराध उसी ने किया था। ऐसा क्यों? ये समाज की सुरक्षा के लिए है। बरी करना एक कानूनी फैसला है, जिसका मतलब है कि उसे सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन ये मानना कि उसने कृत्य किया था एक तथ्यात्मक खोज है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि रमेश आज भी समाज के लिए खतरा हो। इस फैसले के आधार पर ही अदालत आगे का कदम उठाती है। उसे सीधे घर नहीं भेजा जाता। तो फिर उसके साथ क्या होता? अदालत के पास दो विकल्प हैं। या तो वो रमेश को किसी सुरक्षित अभिरक्षा में, जैसे किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेजने का आदेश देगी, या फिर अगर उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त सुरक्षा राशि देकर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि वो रमेश की पूरी देखभाल करेगा और उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा, तो अदालत उसे रिश्तेदार को सौंप सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार की क्या भूमिका है? वो कहाँ आती है? राज्य सरकार की भूमिका निगरानी और अंतिम निर्णय लेने की है। जी। जैसे अगर रमेश को किसी संस्थान में रखा गया है और कुछ समय बाद विशेषज्ञ कहते हैं कि अब उससे किसी को कोई खतरा नहीं है और उसे रिहा किया जा सकता है, तो भी अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। राइट। सरकार सारे तथ्यों को देखकर यह तय करेगी कि उसे रिहा करना है या अभी भी हिरासत में रखना है या किसी और संस्थान में भेजना है। हिरासत में रखे गए व्यक्ति को उसके रिश्तेदार को सौंपने का अंतिम आदेश भी राज्य सरकार ही देती है। जी। ये एक तरह से अंतिम सुरक्षा कवच है। तो आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक बहुत ही संवेदनशील अध्याय को गहराई से समझा। यह साफ है कि कानून का मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि न्याय की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए उसकी मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना निष्पक्ष और मानवीय हो। यह इलाज, देखभाल और सुरक्षा पर भी उतना ही जोर देती है। बिल्कुल, ये अध्याय इस बात का प्रमाण है कि हमारा कानून कितना परिपक्व है। ये मानता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता और न्याय को भी इन विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये न्याय के तराजू पर कानून, चिकित्सा और इंसानियत तीनों को बराबर तौलने की एक ईमानदार कोशिश है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। कानून ने कागज पर तो एक बहुत ही मजबूत और मानवीय ढांचा तैयार किया है, लेकिन जब हम मानसिक अस्वस्थता और बौद्धिक अक्षमता जैसी जटिल और व्यक्तिपरक चीजों से निपटते हैं, तो क्या असल दुनिया में जमीनी हकीकत पर न्याय और चिकित्सा के बीच का ये नाजुक संतुलन हर मामले में पूरी तरह से साधा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि कानून बनाना एक बात है और उसे सही भावना से लागू करना एक बिल्कुल अलग और निरंतर चलने वाली चुनौती है।